गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। यूनिट सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है सीनेट की रचना, शक्तियां और कार्य। अमेरिका की व्यवस्थापिका, जो दो सदनों सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनी है, सम्मिलित रूप से कांग्रेस कही जाती है। इस संबंध में संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है, किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य है और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होना चाहता है, इन योग्यताओं का होना अनिवार्य है। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो, यानी कि वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। सदस्यों का चुनाव। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो यह व्यवस्था ठीक चली, परंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष या समस्याएं उत्पन्न होने लगे। इस कारण 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अवधि। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। गणपूर्ति। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति होना आवश्यक है। वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां। कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां समान है। सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। सदन में दिए गए उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अधिवेशन। 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है
जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सीनेट का सभापति। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति के सभी सामान्य कर्तव्यों का पालन करता है। पक्ष विपक्ष में बराबर मत अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में ही वह अपने मतदान का प्रयोग करता है, अन्यथा वह मतदान में भाग नहीं लेता। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। वह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिलिबस्टर। सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात जिसे उसका दोष कहा जा सकता है यह रही है कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता है, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह प्रतिबंध भी लागू नहीं होता। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलिबस्टर कहा जाता है। अब देखते हैं सीनेट की शक्तियां और कार्य। अमेरिकी सीनेट की शक्तियां बहुत व्यापक है। वह संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस का कथन है, सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक और तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्रात्मक असावधानी और धृष्टता पर तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। सीनेट की शक्तियां और कार्य। फर्स्ट पॉइंट है कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। सीनेट की मूल शक्तियां व्यवस्थापन संबंधी है। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। मोनरो के शब्दों में यह कांग्रेस की एक समान पदी शाखा है, अधीन नहीं, और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य में साझेदार है। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर ले। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। जहां तक वित्त विधेयकों का संबंध है, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाए, पर प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। वित्त विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में
सीनेट की प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती है जब सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती है, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरी प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में की जाती है। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटीय शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो वह यह परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति उस राज्य के जो सीनेटर हैं उनसे परामर्श कर लेता है, चाहे वे विरोधी दल के ही क्यों न हो, ताकि सीनेट में उन नियुक्तियों का विरोध न हो। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण शक्ति वैदेशिक संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी इस शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदार बन गई है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, परंतु तीसरी शक्ति का प्रयोग सीनेट के द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, परंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और इन अन्वेषणों के आधार को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को सामने लाने का यही एकमात्र साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य शक्तियाँ। सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष
दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शक्तियों की दृष्टि से सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। अब देखते हैं सीनेट की आलोचना। कुछ आधारों पर सीनेट की आलोचना की जाती है। प्रोफेसर लॉस्की ने सीनेट की त्रुटियों का उल्लेख किया है। तो प्रमुख रूप से वो कौन सी त्रुटियां हैं? फर्स्ट पॉइंट है, सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। सीनेट में अपनाए गए फिलिबस्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इसके कारण अत्यधिक समय खर्च होता है। सेकंड है, सीनेट की कार्यवाही का एक आधार लॉग रोलिंग पद्धति है। अमेरिका की सीनेट में विधि निर्माण द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को लॉग रोलिंग कहते हैं। राइट बॉटमैन के अनुसार विधायकों के बीच परस्पर समझौता जिसके द्वारा वे एक विधेयक को पारित करने में किसी सीनेटर का सहयोग इसी आशा से करते हैं कि वह भी ऐसे ही किसी विधेयक को पारित करने में उनकी सहायता करेगा, लॉग रोलिंग कहलाता है। इस प्रथा से सार्वजनिक हित के बजाय संकुचित या संकीर्ण हित को लाभ पहुंचता है। यह पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेट अपने ही राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सीनेटर अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं और गुण और योग्यता की इससे उपेक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इससे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियों का प्राप्त होना उचित नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सीनेट की रचना दोषपूर्ण है। सीनेट राज्यों की समानता पर आधारित है और इस सिद्धांत की कई विचारकों ने आलोचना की है। अमेरिकी संघ की इकाइयों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, परंतु सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीनेट के सदस्य समाज के कुलीन वर्ग में से आते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन के प्रयोग किए जाने की बात भी कही जाती है। लास्ट पॉइंट है, सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटीय अहम के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी सीनेट की यह प्रवृत्ति बनी रही है। इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति या नुकसान पहुंचता है। सीनेट की इन आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीनेट विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। प्रोफेसर लॉस्की का कथन है कि
सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। सर हेनरी मेन का कथन है कि जब से आधुनिक प्रजातंत्र का विकास हुआ है, तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, उनमें यही एकमात्र पूर्ण सफल संस्था रही है। अब देखते हैं सीनेट की महत्ता के प्रमुख कारणों को। फर्स्ट पॉइंट है संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा से ये स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। मुनरो के अनुसार संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते थे। नेक्स्ट है सीनेट की विशेष शक्तियां। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि, ये दो ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई है। नेक्स्ट है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अमेरिका के मूल संविधान में सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया था, परंतु 1918 में संविधान में 17वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। अमेरिकी सीनेट पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं होती है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन करा लिए जाते हैं। इस प्रकार सीनेट को स्थायित्व व सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल इसकी शक्ति का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट का लघु आकार। सीनेट के लघु आकार के कारण भी उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई है। सीनेट केवल 100 सदस्यों की एक छोटी सी सभा है। अपने छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी शक्तियों में वृद्धि करती है। सीनेट में सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। यहाँ विभिन्न विषयों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार विमर्श होता है और निश्चय पर पहुँचने से पूर्व विषय के विभिन्न पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। अच्छी तरह विचार किए जाने के बाद किए गए निर्णय निश्चित रूप से देश के लिए लाभकारी होते हैं और इस कारण सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है। लास्ट पॉइंट है सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। किसी भी संस्था की महत्ता उसके सदस्यों की योग्यता पर निर्भर करती है। सीनेट के सदस्य गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस कारण शासन तंत्र में उसका स्थान बहुत महत्व का है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीनेट अमेरिका के शासन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली निकाय है। चार्ल्स
बियर्ड के शब्दों में, अपनी शिल्प चातुरी, लंबे अनुभव तथा अपनी योग्यता के कारण दांवपेच में सीनेट प्रतिनिधि सभा से सदा बाजी मार ले जाती है। इसी के साथ धन्यवाद।